हेलो एवरीवन। तो अगर आप CUET किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो यूजी या पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप यूपी बीएड जो कि 6 जुलाई को होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आप एक वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ लो, तो बिजनेस स्टडीज़ का इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं आज चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जिनमें भी कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट रहा है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हम जानते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मैनेजमेंट डायनेमिक है, ट्रू है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, तो नहीं, मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन सा ये इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप सही है। डेवलपिंग सोसाइटी सही है। इन कैलकुलेटिंग क्रिएटिविटी ये भी सही है। डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज, तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉइंग जो है ये इंपॉर्टेंस नहीं है मैनेजमेंट का, ये आपका स्टाफिंग उसके अंदर आएगा। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, मैनेजमेंट इज नॉट। मैनेजमेंट क्या नहीं है। तो मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस है। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट साइंस बोथ है मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी माना जाता है, बट ये एक प्योर साइंस नहीं है। कह रहा है इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल। मैनेजमेंट जो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इमर्जिंग प्रोफेशन के रूप में इससे मैनेजमेंट निखर के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ। तो टॉप मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। वी ऑल नो दैट लॉन्ग टर्म प्लान्स ये लोग करते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको ये लोग डिसाइड करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा लॉन्ग टाइम प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन क्या है। तो ये एजेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप किसी जो भी आपके मैनेजमेंट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन होना किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, द एलिमेंट दैट एम एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। इसको ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि जब एक साथ मिलकर कई लोग एफर्ट करते हैं कि वो जो भी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ, सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इन अ लार्ज कंपनी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज़। तो ये मल्टी डायमेंशनल क्यों होता है, क्योंकि इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैनेजमेंट इज डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल। तो ये क्या होता है, ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का गोल है उसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय अ डेलिबरेटिव प्रोसेस नोन एज। कह रहे हैं कि अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसने अपना गोल अचीव कर लिया। उसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो जो भी उनके गोल है उनको वो अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मैनेजमेंट सॉरी, कह रहे हैं मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। तो ऐसा नहीं, मैनेजमेंट आप एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बेनिफिशियल है या इसेंशियल है। ये हमारे जितने टाइप के भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सभी के लिए इसेंशियल होता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड। तो अगर फंक्शन की बात करें तो हमको पता है कि मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो 5 होते हैं, और ये तीनों ही जो यहाँ पे दे रखे हैं ये तीनों ही क्या है, वो फंक्शन के पार्ट है। तो ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा। द आंसर इज डी। सॉरी, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उनका एम क्या होता है, कि उन सबका एम एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव किया जा सके, जिसको हम कॉमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं।
तो आंसर विल बी बी। जब भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात आए दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, तो जब भी आपको कहीं ये मिले कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? साइंस होता है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और ये क्या होता है? ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इससे उसका कौन सा जो मतलब कौन सा फीचर बाहर आ रहा है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम फंक्शन, इट बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, मतलब ये एक बार नहीं होता, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आंसर इज सी, कोऑर्डिनेशन इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो किसमें हम राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं? तो हमको पता है कि स्टाफिंग के अंदर we put right person on the right job. तो answer will be B, right person. Okay, just a minute. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। तो इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के बेस पे हम आगे के जितने फंक्शन होते हैं उनको कैरी करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमको पता होता है कि हम रिसोर्सेज कितने लगेंगे उनको डिसाइड करेंगे, क्या पर्टिकुलर टास्क हमको करना है और कहाँ करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर रियलाइजेशन। तो जो भी हम, अगर आपको कहीं भी रूल रेगुलेशन स्ट्रेटजी की बात आए तो ये काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, द आंसर इज डी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और यहीं पे चैप्टर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे, जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं? तो ये यूनिवर्सल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बिहेवियरल होता है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो आंसर इज बी, एब्सोल्यूट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? तो ये जनरल गाइडलाइंस होता है। अगर आप बात करें मेथड एंड प्रोसीजर क्या होते हैं, मेथड एंड प्रोसीजर की जब भी बात करेंगे तो वो टेक्निक्स होती हैं, बट जब भी गाइडलाइंस की बात करता है तो प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, वो हमारे जनरल गाइडलाइंस होते हैं। तो चलिए, तो आंसर इज बी, जनरल गाइडलाइंस। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर। ये प्योर साइंस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिचुएशन बाउंड होता है, इसलिए ये प्योर साइंस नहीं हो पाता है। सिचुएशन के हिसाब से हमको मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज रिजल्ट। ये क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आंसर इज दी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो इसका जो पहला होता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। आपको बताना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का, आई एम श्योर आपने पढ़ रखा होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा टेक्निक है जो ये बोलता है कि वन बेस्ट वे में होना चाहिए। तो ये मेथड स्टडी है। मेथड स्टडी के अंदर हमको ये पता चलता है, मेथड स्टडी में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है वो बताता है, वो डिफाइन करता है कि जो भी आपका मैनेजमेंट है वो वन बेस्ट वे होना चाहिए।
नेक्स्ट की बात करते हैं, जब ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की बात है तो वहाँ पे कमांड आता है, डायरेक्शन की जब बात आता है तो वहाँ पे वन बॉस एंड वन गोल आ जाता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू। तो यूनिटी ऑफ कमांड किससे रिलेटेड होता है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पे। हर जितने भी सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट होगा उसका एक सुपीरियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू। तो जो गैंग प्लैंक होता है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो आंसर वे इज ए। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल वेयर एज डैश प्रिंसिपल आर रिजिड। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, वो प्योर साइंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेप्थ डिनोट्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन जो होता है ये डोनेट करता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास है। नेक्स्ट बात करेंगे कि दैट इज द टेक्निक इन विच ईच वर्कर इज सुपरवाइज बाय ए सुपरवाइजर। तो ये फंक्शन हमको ये बताता है, ये टेक्निक हमको ये बताती है कि हर वर्कर जो है वो कितने लोगों द्वारा सुपरवाइज करना चाहिए, 8 सुपरवाइजर के द्वारा। तो ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर ये बात कही गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुट एम्फेसाइज ऑन जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज बाय द मैनेजमेंट। तो डिसिप्लिन होता है, अगर डिसिप्लिन प्रिंसिपल है अगर वो अच्छे से पुट नहीं होता है तो उस पर जो भी होता है वो पेनाल्टीज वगैरह लग सकती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। क्या डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट प्लेस। तो ये कह रहा है कि ये कौन सा फंक्शन बताता है? हमारा ऑर्डर वाला फंक्शन बताता है। सॉरी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना भूल गई थी, जस्ट अ मिनट। तो जब भी बात करें कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो ये जो होता है ये ऑर्डर के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लें, डैश मीन्स वन मैन वन प्लान एंड वन बॉस। तो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड में सुपीरियर एंड सुपरवाइजर की सबऑर्डिनेट की बात होगी, और वन प्लान एंड वन बॉस की जब भी बात आए तो आप आंख बंद करके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को लगा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जाके बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार सुपरवाइजर कमांड में भी कुछ ऐसा ही था। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसको कौन सा स्टेटमेंट अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है? तो इट इज़ अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन। आप एक डिफरेंस समझ लो टेक्निक और मैनेजमेंट, टेक्निक और प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल और टेक्निक में जो मेन बेसिक डिफरेंस होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो गाइडलाइंस होती है, अदरवाइज जो कि जबकि जो टेक्निक होती है वो एक प्रोसीजर होता है जिसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किस पे डेवलप किया गया है? तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के ही बेस पे डेवलप किया जाता है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? कौन सा सही है? अगर प्रिंसिपल, तो क्या मैंने अभी बताया प्रिंसिपल क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बनाए जाते हैं। एंड द प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट की बात कर ले, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तुम अगर आई एम श्योर अगर आपने फीचर पढ़ा होगा मैनेजमेंट का, तो वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है, सेम एज इट इज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। जैसे मैनेजमेंट के जो फीचर थे उसमें भी था कि वो यूनिवर्स होता है, तो प्रिंसिपल में भी ये क्या होता है, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। और यही बात कहता है कि ये क्या होते हैं, ये हर जगह और हर तरह के टाइप के और साइज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। The principle of management do not provide a ready-made straight-jacket solution to all management problem, because the real business situation are complex. सही है, the real business situation are dynamic, okay, and the guidelines act as a general guidelines, okay। तो आंसर is all of the above हो जाएगा आपका आंसर।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो ये क्या बताता है कि अगर मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब वो रिजिड नहीं है, उसको क्या है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि सेकंड चैप्टर का लास्ट होगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो मेनली बिहेवियरल जो होगा इसका आंसर होगा, आंसर इज डी। तो यहीं पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके आप जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर नहीं है। तो स्टेबिलिटी जो होती है बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं होता है, बाकी जो रेस्ट है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर है। which one of the following is a part of economic environment। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो जो पब्लिक डेब्ट होता है, जो भी हमारे पब्लिक डेब्ट होते हैं, ये सारे हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि डेट हमको पता होता है कि क्या होता है, बोरो करते हैं मतलब हम पब्लिक से, तो ये क्या होंगे, यही हमारे इन्वायरमेंट होंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर। तो इसका जो आंसर होगा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। आंसर विल बी सी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। तो इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। डैश नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट सजेस्ट दैट द इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि चेंजेस होंगे, तो आंसर डायनेमिक होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू अ सिंगल मार्केट थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज। तो हमको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी बैरियर्स उसको क्रॉस करके बाहर जाके, बाउंड्रीज के बाहर जाके अपना क्या करते हैं, मार्केट लगा सके और एक ही मार्केट में सारी चीजें मिले, तो आंसर विल बी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं। डैश फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेट दैट द वेरियस सेक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट ईच अदर। तो इंटर रिलेटेडनेस जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बताता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट की बात कर ले। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमारा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जैसे कि इसलिए मैंने एक दो डाल दिए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, तो कर लेते हैं अभी इसको। कह रहे हैं ए बिजनेस हैज ऑफर टू वाइडर चॉइस इन परचेजिंग एनहेंस क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इच over its competitor. The implementation of the new economic policy with the liberalization, privatization and globalization has posed various challenges for the corporate sector. One of the important challenge is explained in the above blank, identify it। तो ये क्या है, पहला क्या बता रहा है कि क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विस इन ऑर्डर टू मेंटेन, क्या तो ये बता रहा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अभी लोग पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके क्वालिटी ऑफ गुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये हमको बता रहा है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ओके, सॉरी, ओके। On 8 November 2016, with the announcement from the government of India, 501,000, हाँ तुमको पता था कि 8 नवंबर को क्या हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 और 2000 की जितनी नोटें थी उनको बंद कर दी गई थी। तो क्या आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइब इन देयर। तो ये क्या किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया था। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी नोट्स हैं उनको बंद कर दिए गए हैं और अब उनकी जगह पे या तो नए नोट्स इशू किए जाएंगे या तो वो नोट नहीं चलने वाले, जो कि डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई यूज़ करता है तो। ओके, नेक्स्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाँ पता है हमको 2014 में मेक इन इंडिया वाला हुआ था। फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट 25% सेक्टर
एज ऑफ अप्रैल 2015 एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया, हाँ एफडीआई में जो इन्फ्लो था इंडिया का वो 58 से बढ़ गया था जब से ये लॉन्च हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है। तो लिबरलाइजेशन क्या करता है, इसको डिसाइड करता है। आप प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अच्छे से करके जाना, क्योंकि इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। कह रहा है कौन सा पार्ट नहीं है। तो हम कस्टमर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट, सप्लायर भी होता है, कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव ये क्या, और जितने भी हैं ये तीनों ही पार्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो कस्टमर, इम्प्लॉय, इन्वेस्टर ये सारे होते हैं। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो है, हमारा आंसर जो ए है नहीं होगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड। कौन सा फीचर बता रहा है ये? तो ये जो है हमारे इंटर रिलेटेडनेस को बता रहा है। तो आंसर इज अ डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस, ओवर इकोनॉमी हैज विटनेस्ड एंड अनप्रिटेंड सर्ज इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक्स रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस को। तो ये कौन सा बताता है? तो ये इंटर रिलेटेडनेस को बताता है बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फीचर। नेक्स्ट की बात करेंगे लास्ट की, जो कि थर्ड चैप्टर का लास्ट है। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलेट। गूगल एंड गूगल ड्राइव, एप्पल का जो है वो आई क्लाउड के साथ ऑफरिंग इनेबल यूजर स्टोर डॉक्यूमेंट्स वेब बैच एक्सेट्रा। तो बताना है आपको कि इसमें कौन सा जो फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का निकल रहा है। तो अनसर्टेनिटी निकल रही है, कुछ भी निश्चित नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, बदल सकती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनसर्टेनिटी। फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे। परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? परवेसिवनेस का मतलब हमको पता होता है कि एक्सटेंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग में आप पूछ रहे हैं तो आप प्लानिंग, ये चैप्टर यहाँ से प्लानिंग का स्टार्ट हो चुका है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान। तो कौन सा है? तो अगर आप प्लान कर लेते हो तो आपका रिस्क क्या होता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को, जो कि मे बी इन फ्यूचर आपको इन द फॉर्म ऑफ रिस्क बियर करना पड़ सकता है अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो। नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसका जो है वो टॉप मैनेजमेंट अप्रोच जो है ये लिमिटेशन नहीं है। बाकी कॉस्टली होता है, रिजिड होता है और डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है। तो ये सारे होंगे। ओके, 10 मिनट। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट होता है ताकि इन्वायरमेंट को हम जान लें कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द बेसिक रूल ऑफ स्ट्रेटेजी जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सबको अभी फोन करना ओके। ओके, नेक्स्ट करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान प्रिस्क्राइब क्रोनोलॉजिकल स्टेप फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। जो प्रोसीजर होता है वो हमारा क्रोनोलॉजिकल स्टेप होता है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूज प्लान। तो जो बजट होता है वो हमारा सिंगल यूज होता है, क्योंकि हम उसको एक बार बनाते हैं और एक ही बजट को हम बार बार नहीं इम्प्लीमेंट करते हर प्लानिंग के लिए। तो हमारा जो होगा वो बजट हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज द डिसीजन मेकिंग किसका केस है? जो भी डिसीजंस लेते हैं या फिर किसके बेस पे लेते हैं? प्लानिंग में ही लेते हैं। तो किसका केस हो जाएगा? ये प्लानिंग का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल टर्म। तो बजट ही तो होता है जो कि न्यूमेरिकल टर्म में हमको पता चलता है कि स्टेटमेंट जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश द फीचर ऑफ प्लानिंग आल्सो रिफर्ड टू एज अ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। तो जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो प्लानिंग का फीचर होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, डैश इज द कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स गोल। तो जो स्ट्रेटजी होता है वो उसका कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश इज द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम। तो जो बजट होता है, बजट से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो बजट जो होता है ये एक प्लान होता है जो कि टाइम बाउंड होता है एंड लिंक्ड विद
मतलब कि आप कहीं ना कहीं उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो। नेक्स्ट की बात करेंगे, डैश इज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब ये जो स्टैंडर्ड वे होता है एंड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन एक्टिविटी कंसिडरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जो मेथड्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड वे होते हैं मैनर को परफॉर्मिंग करने का। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश इज द स्पेसिफाइज द इंड ऑफ इंड टू बी अचीव। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको लास्ट में क्या अचीव करना है, क्या बताता है, तो वो ऑब्जेक्टिव भी बताता है। डैश आर रिलेवेंट टू रिकरिंग एक्टिविटी। तो जो स्टैंडिंग प्लानिंग होती है या प्लान्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, रिलेवेंट रिकरिंग एक्टिविटी को बताते हैं। क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे किसमें होते हैं, प्लानिंग के अंदर हम करते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये इसके बेनिफिट नहीं है। क्या है, आप थकते हो, दिमाग से थकते हो, तो क्या ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट है, तो अवॉइड कंफ्यूजन, ये इसका प्लानिंग है। इंश्योर क्लैरिटी इन द थॉट ऑफ एक्शन, ओके, अनलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज, ओके। तो हमारे तीनों जो हैं वो क्या है, वो बेनिफिट्स हैं। तो ऑल ऑफ दैट आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट विथ रेफरेंस टू प्लानिंग। तो प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्लानिंग रिजिड होता है। तो हमारा आंसर रिजिड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग जो होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द plans drawn and identify and the related feature of planning। तो ये प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। और यहीं पे जो है अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको 5 टू जो 13 चैप्टर के आपके MCQs हैं उनको लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और आपको पता है कि अगर अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।